तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की न्यूज। पहली खबर आ रही है हमारे देश के बिलियनियर गौतम अडानी के ग्रुप से रिलेटेड, जो कि एक कॉपर प्रोडक्शन फैसिलिटी शुरू करने वाले हैं मुंद्रा गुजरात के अंदर। तो आप जानते होंगे कि अडानी ग्रुप का वन ऑफ द बिगेस्ट जो इन्वेस्टमेंट्स है वो मुंद्रा में ही है। देश का वन ऑफ द बिगेस्ट पोर्ट्स, यहाँ पे उनका कोल फैसिलिटी, कोल पावर प्लांट, एयरपोर्ट सब कुछ यहाँ पर मौजूद है और यहीं पर ये अपना एक कॉपर प्लांट भी शुरू करने वाले हैं, ऐसा इन्होंने कहा है। तो यहाँ पर कॉपर जो मेटल ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन के नाम से जाना जाता है, यहाँ पर ये इसका प्रोडक्शन इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि आने वाले समय में जो प्राइमरी टेक्नोलॉजी ट्रांजिशन हो रही है, ईवी, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, सोलर फोटोवोल्टाइक सेल, इलेक्ट्रिक ग्रिड्स, इन चीज़ों के अंदर कॉपर का जो है बहुत ज़्यादा नीड होगा और अकॉर्डिंगली जो है गौतम अडानी इसके अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं। लेकिन आपको यहाँ पे मैं बता दूं, जो लोग थोड़ा भी जाते हैं तो टूटीकोरिन के अंदर जो वेदांता का कॉपर पावर प्लांट था, ये कुछ सालों पहले एनवायरमेंटल प्रोटेस्ट कोर्ट केसेस के थ्रू बंद कर दिया गया था, जिसके कारण इंडिया जो एक नेट एक्सपोर्टर था कॉपर का, वो इंपोर्टर बन गया था। टूटीकोरिन के प्लांट के पीछे दोस्तों कई रीजंस थे। यहाँ पर एनजीओस काम कर रहे थे जो ऑब्वियसली फॉरेन फंडेड थे। कई सारे भारी देश ये बंद करना चाहते थे ताकि इंडिया के अंदर कॉपर एक्सपोर्ट जो है वो बढ़ा सके। लेकिन अब इसके बाद में गैप बन गया है इंडियन मार्केट में, जहाँ पर जो सबसे बड़ा प्लांट है वेदांता का, वो मुश्किलों में फंसा हुआ है। हालांकि वो भी कभी तो शुरू होगा ही, लेकिन यहाँ पर एक नया प्लांट गौतम अडानी शुरू करेंगे, जिसके बाद में देश होपफुली फिर से एक नेट कॉपर एक्सपोर्टर बनेगा और अपनी नीड्स को फुलफिल कर ही पाएगा। अगली दोस्तों खबर आ रही वो है ओडिशा से, जब स्टेट लेवल सिंगल विंडो क्लियरेंस अथॉरिटी जो इंडस्ट्रीज को क्लियरेंस देती है, इन्होंने 8 नए इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स को अप्रूव कर दिया है, जिनकी टोटल वर्थ है 1250 करोड़ रुपीस। तो यहाँ पर इन इन्वेस्टमेंट्स के जरिए 3640 जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होगी स्टेट के अंदर और डाइवर्स सेक्टर्स के अंदर ये इन्वेस्टमेंट्स हुई है, जब स्टील, एग्रो प्रोसेसिंग, टेक्सटाइल, अपैरल, इन फील्ड्स में ये इन्वेस्टमेंट की गई है। तो ओडिशा के अंदर भी अभी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एक एक्सेलरेशन पकड़ चुकी है। अगली दोस्तों जो खबर आ रही है वो है पीएम मोदी के द्वारा इनॉग्रेट किए गए आईटीपीओ कॉम्प्लेक्स से रिलेटेड, जो कि प्रगति मैदान में है। ऑब्वियसली आप में से सभी लोग इसके बारे में ऑलरेडी जान चुके होंगे। यहाँ पर प्रगति मैदान डेवलपमेंट के अंतर्गत बहुत ही ज्यादा बड़ा कन्वेंशन सेंटर, मीटिंग हॉल और कई दूसरी चीजें बन रही है, जिनके अंदर का ये एक हिस्सा है। यहाँ पे पूरा का पूरा जो कॉम्प्लेक्स है वो इससे भी बहुत ज्यादा बड़ा होने वाला है और आगे जाकर दुनिया के अंदर जो भी बड़े इवेंट्स होते हैं इंडिया की तरफ से, वो होस्ट करने के लिए ये सबसे बड़ा मेन वेन्यू बनेगा। और ऑब्वियसली ग्लोबल स्टैंडर्ड्स या उससे भी ज्यादा बेंचमार्क स्टैंडर्ड्स पे इसको बनाया गया है और ये अभी जो G20 की मीटिंग्स के लास्ट कुछ सेक्शंस है उनको होस्ट करेगा। अगली दोस्तों जो खबर आ रही है वो है 19 कंट्रीज के अंदर अग्रीड हुए एक नए इनिशिएटिव से रिलेटेड, जो कि है ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस। तो ये न्यू दिल्ली के अंदर हुआ है और लो कार्बन एनर्जी पाथवेज का यूज करने का यहाँ पर बात की गई है। बायोफ्यूल्स जो नाम लिखा गया है, लेकिन अभी जो भी आगे जाकर कार्बन न्यूट्रलिटी लेने के लिए दुनिया भर के अलग अलग देश जो एक साथ मिलकर काम करेंगे, उसके लिए अलायंस साइन किया है। हमारे जो पेट्रोलियम मिनिस्टर है, इनका यहाँ पर इंपॉर्टेंट रोल था। अलायंस जो है वो साइडलाइन में है G20 नेशन से, यानी अलग से अलायंस हुआ है और यहाँ पर इसके वजह से आगे जाकर हमें बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट देखने मिलेगी इन टर्म्स ऑफ बायोफ्यूल्स और ऑब्वियसली जो ग्लोबल रोल आउट है वो भी बेहतर होगा। अगली खबर दोस्तों हो रही है वो है आउडी इंडिया से, जिन्होंने कहा है कि उन्होंने 97% ग्रोथ देखी है इस साल के फर्स्ट हाफ के अंदर। तो मैंने दोस्तों अभी तक आपके सामने मर्सिडीज, BMW, इन कार मेकर्स की खबरें लाई थी, जहाँ पर मैंने आपको कहा था कि इन कंपनीज ने भी बहुत बड़े मेजर ग्रोथ देखे भारत के अंदर होते हुए पिछले समय में, और इसके वजह से जो है वो अपने ईवी प्रोडक्शन फैसिलिटी, गाड़ियों को बनाने की फैक्ट्रीज, इनको इंडिया में शिफ्ट कर रहे हैं। क्योंकि ऑब्वियसली दोस्तों अभी ये जो लग्जरी कार्स है इंडिया का बहुत ही ज्यादा छोटा सेक्शन है, फ्यू थाउजेंड से ये बिकती है, लेकिन जिस तरीके से इनका ग्रोथ हो रहा है आने वाले 3 साल के अंदर इंडिया वन ऑफ द बिगेस्ट मार्केट्स बनेगा इन गाड़ियों को बेचने के लिए। और याद रखना है कि ये गाड़ियां इंडिया में जो है बाहर के देशों से भी बहुत ज्यादा महंगी बिकती है, जितनी इनकी कॉस्ट होनी चाहिए उससे कई गुना, इनफैक्ट डबल के आसपास कॉस्ट जो इनकी पड़ती है। लेकिन अगर इसके बावजूद ग्रोथ है तो कंपनीज जो है यहाँ पर इंटरेस्टेड है। तो यही पर ऑडी ने कहा है कि 2030 तक जो है वो उनकी जो गाड़ियां भारत में बिक रही है उनके से आधे हिस्से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के तौर पे देखते हैं। पेट्रोल वो बनाते रहेंगे, लेकिन आगे जाकर जो है दूसरी गाड़ियों को भी इंडिया में बनाने का, डेवलप करने का ये प्लान रखते हैं। अगली दोस्तों जो खबर आ रही है वो इंडिया के एक्सपोर्ट से रिलेटेड है, स्पेशली रशिया की तरफ, जिसमें ग्रोथ देखा गया है। तो दुनिया भर के अंदर थोड़ा एक्सपोर्टिंग स्लो हो रहा है, लेकिन इंजीनियरिंग गुड्स एक्सपोर्ट जो रशिया की तरफ में होता है वो भारत का बढ़ा है 3 गुना जून लास्ट ईयर से। रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से रशिया को बहुत चीजें वेस्ट से नहीं मंगवाने को मिल रही है और इंडिया ऑब्वियसली इस नीड को पूरा कर रहा है। हालांकि चाइना के अंदर भी ये चीज देखने मिली है, लेकिन यहाँ पर हम एक इंपॉर्टेंट रोल निभा रहे हैं। अगली दोस्तों जो खबर आ रही है वो है तमिलनाडु से, और स्पेसिफिकली कहे तो तमिलनाडु के थुत्तुकुड़ी से, जहाँ पर स्टेट ओन चिदम्बरम पोर्ट, इन्होंने ACME क्लीनटेक सॉल्यूशंस को इशू किया है एक लेटर ऑफ इंटेंट 222.7
1.79 एकर्स ऑफ पोर्ट लैंड को यूज करने के लिए, जहां पर वो सेटअप करेंगे ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया प्लांट, जिसके लिए टोटल इन्वेस्टमेंट जो करेगी ये कंपनी वो होगी 52,004 करोड़ रुपीस। तो आप जानते हो बहुत ज्यादा बन रहे हैं हाइड्रोजन प्लांट्स वगैरह, ग्रीन अमोनिया भी काम में आता है हमारे एक्टिविटीज के अंदर, जिसकी वजह से यहाँ पर ये काम किया जा रहा है। वैसे दोस्तों 25 एंटिटीज ने यहाँ पर रिस्पॉन्स दिया था जब EOI निकाला गया था, रिन्यू पावर, ये सब अलग अलग कंपनीज थी इस लिस्ट के अंदर, लेकिन यहाँ पर ACMA को भी जो फाइनल डिसीजन दिए जाएंगे। अगली दोस्तों जो खबर आ रही है वो है हमारे इंडियन एयरफोर्स ने, जिन्होंने कहा कि प्रयागराज में एक बेस वो बनाएंगे जहाँ पर जो लेटेस्ट C295 एयरक्राफ्ट इंडिया को डिलीवर हो रहे हैं उनका मेंटेनेंस और स्पेयर्स वगैरह रखने का काम होगा। तो मेक इन इंडिया प्रोग्राम के अंतर्गत ये काम होने वाला है। ऑब्वियसली दोस्तों बन नहीं रही है पूरी तरीके से प्लेन, इंडिया के अंदर असेंबल हो रहे हैं, बोइंग के साथ में कोलैबोरेशन है, टाटा यहाँ पे मदद कर रही है, बहुत चीज़ें ऐसी है जो कि यहाँ पर इस प्लेन को जो है एक मिक्स्ड एफर्ट बनाते हैं, लेकिन प्रयागराज के अंदर यहाँ पर इसका स्पेस के साथ में मिलकर काम होगा। आज के आस्क टीटी सवाल के बारे में बात करें तो हर्षल बाड़ल पूछते हैं, देयर आर मेनी आर्गुमेंट्स हाउ इलेक्ट्रिक कार्गो ट्रक्स आर ऑब्जेक्टिवली वर्स एंड हाउ हाइड्रोजन इंटरनल कंबशन शुड बी द वे फॉर देम एंड अदर इंडस्ट्रियल व्हीकल्स, पुशिंग aside Elon Musk's cheeky remarks about them, how feasible are hydrogen IC trucks and engines if the same amount of dedication as EVs, if they get the same amount of dedication as EVs। तो देखो यार एक बात समझना बहुत जरूरी है, इलेक्ट्रिक ट्रक्स या हाइड्रोजन ट्रक्स ये दोनों अभी तक रियल वर्ल्ड के अंदर फीजिबली चल सकते हैं या नहीं चल सकते ना, इतना हमारे पास में डेटा अवेलेबल है ही नहीं। दोनों जो टेक्नोलॉजीज है वो अभी भी इन डेवलपमेंट है, हालांकि दोनों के प्रोटोटाइप्स रेडी है, कुछ कंपनीज जो है बनाकर बेच भी रही है, लेकिन हम जो है उस रेस का कंक्लूजन अभी दे ही नहीं सकते कि आगे जाकर कौन सी टेक्नोलॉजी जीतेगी या किस पर हमें फोकस करना चाहिए। और हर चीज के साथ में ऐसा होता है, AC करंट DC करंट के साथ में ऐसा हुआ था, ट्रांजिस्टर्स के भी वेरिएशंस हुए थे, ऑपरेटिंग सिस्टम्स में भी ऐसे हुआ था, और मल्टीपल ऐसी चीजें होती रहती है जहां पर कई बार जो है अलग अलग चीजें साइड बाय साइड डेवलप होती है, दोनों तरफ में सपोर्ट करने वाले या विरोध करने वाले होते हैं, दोनों तरफ में पैसे इन्वेस्ट होते हैं, एंड में जो टेक्नोलॉजी बेटर होती है या जो टेक्नोलॉजी उस टाइम के हिसाब से सही होती है वो टेक्नोलॉजी जीत जाती है। अब टेस्ला की बात करें या कुछ दूसरी कंपनीज की बात करें तो इनको इलेक्ट्रिक के अंदर फ्यूचर नजर आता है, तो ऑब्जेक्टिवली वो लोग ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ज्यादा बेनिफिट्स बताएंगे, और जो क्रिटिसिज्म फिर उनको हाइड्रोजन की तरफ से मिलता है वो भी इनवैलिड नहीं है कि वेट का इशू आता है, वहां पर लॉन्ग डिस्टेंस का इशू आता है, ये सब चीजें जो है इनवैलिड नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ऑटोमेटिकली फिर हाइड्रोजन बेटर बन जाए। हाइड्रोजन ट्रक जो है अभी भी इतने अच्छे से चल नहीं सकते। इलेक्ट्रिक का एटलीस्ट इतना है कि इलेक्ट्रिक लाइन हर जगह पे पहुंची होती है, तो चार्जिंग स्टेशन बनाना इतना डिफिकल्ट नहीं है, जहां चाहिए वहां पे इन्वेस्टमेंट के साथ में चार्जिंग स्टेशन बनाया जा सकते हैं। हाइड्रोजन का वैसा नहीं होता, वहां पे पूरा एक सप्लाई चेन डेवलप करने की जरूरत है। दोनों तरफ में क्रिटिसिज्म है, और हम हाइड्रोजन को भी उतना ही अगर डेडिकेशन दी जो कि इंडिया के अंदर दिया जा रहा है और कुछ और देशों के अंदर दिया जा रहा है, तो हमें आने वाले 8-10 सालों के अंदर कोई ना कोई डेफिनेटिव एक आंसर दिखना शुरू हो जाएगा कि अब हमें कौन सी टेक्नोलॉजी के ऊपर ज्यादा फोकस करना है। अभी के डेट में हम बोल ही नहीं सकते क्योंकि हमारे पास में कोई 100% रेडी रिसर्च एंड डेवलप पूरा डेटा ड्रिवन एक पूरा केस स्टडी बना हुआ कुछ भी हमारे पास नहीं है। अभी तो सिर्फ एक्सपेरिमेंटेशन चल रहा है, मे भी आने वाले कुछ समय में तीसरी चीज भी हमें नजर आ जाए और जो कंपटीशन को भी पीछे छोड़ दे, तो वो चीज के बारे में हम अभी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। उम्मीद करते हो सवाल का जवाब मिल गया होगा। अगर आपके पास कोई सवाल है आप नीचे मुझे कमेंट्स में #AskPT के साथ में वो पूछ सकते हो, और मिलेंगे अगले वीडियो में।